हेलो दोस्तों, रॉयल स्टडी पर आपका स्वागत है। यूपी टेट ईबीएस स्पेशल में सुपर फास्ट रिवीजन में 5000 क्वेश्चन का जो पैकेज है उसमें आज हम पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, रेड डाटा बुक, मरुस्थल, आर्द्र भूमि, जैविक अजैविक घटक, स्थानीय उद्योग, कृषि तंत्र, रामसर क्षेत्र, वन्य उद्यान और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही परंपरागत स्रोत और नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोतों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत धुआंधार लेक्चर होने वाला है, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो परंपरागत स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, देखिए परंपरा से तात्पर्य क्या है कि वे स्रोत जो सदियों से चले आ रहे हैं वो परंपरा है। वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के मुख्य दो स्रोत, एक तो ईंधन है और एक जीवाश्मी ईंधन है। तो ईंधन क्या होता है कि इसका उपयोग पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। जीवाश्म ईंधन क्या है? अब देखो, जीवाश्म ईंधन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं। ये परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस तरीके से इसका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। दूसरे ऊर्जा के स्रोतों पर विचार किया जा रहा है। अब हम कोयला की बात करते हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोल और तेल दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय तथा तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत से परिष्करण साल भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई और मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया कि बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये सिर्फ तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, आप याद रखना यूपी टेट में कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है। जल विद्युत, हाइड्रो पावर, बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना हैं। अब हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की बात करते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, अब गैर परंपरागत स्रोत से तात्पर्य क्या है कि नवीकरणीय, ठीक है। ऊपर वाले अनवीकरणीय थे, ये नवीकरणीय स्रोत हैं। इनका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं और अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं। तो जो परंपरागत स्रोत होते हैं वे आपके अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, अर्थात उनका नवीकरण नहीं किया जा सकता है, नए नहीं पैदा किए जा सकते। वो एक बार अगर समाप्त हो गए तो वो हो गए, ठीक है। और नवीकरणीय क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं।
सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा सौर गैस सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसमें से कई सेलों को सौर पैनलों से उत्पन्न व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। पवन ऊर्जा। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से किया जा रहा है। वर्तमान समय में चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाने का काम करती हैं और विद्युत उत्पादन के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। इसमें परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देशों में अमेरिका, यूरोप हैं। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह तापमान भू सतह पर गर्म के झरनों के रूप में प्रकट हो जाता है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूंगा घाटी में स्थित हैं। अब हम ऊर्जा की बात करते हैं। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। यह ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। अब देखो, बायोगैस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर इकाई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इसमें प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। कृषि। अब हम एग्रीकल्चर पर चर्चा करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। जो साधन होते हैं, प्राथमिक साधन, द्वितीय क्षेत्र जो बांटे गए हैं अर्थव्यवस्था में, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को गिना जाता है, चूँकि कृषि में भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन्वॉल्व है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन में इसमें शामिल हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन जो किया जाता है वो पिसीकल्चर कहलाता है। फिश माने मछली होता है, तो फिशी यानी पिसी याद रखना आपको। विटीकल्चर द्राक्षा कृषि, द्राक्षा सब किसे कहते हैं? शराब को कहते हैं द्राक्षा सब। और अंगूरों की खेती विटीकल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि यानी सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। उद्यान माने बगीचा कृषि। कृषि तथा खाद्य क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ आई थीं। योजना अवकाश के दौरान हरित क्रांति सन 1966-67 योजना अवकाश के दौरान कृषि में तेज़ी से खाद, बीजों, रासायनिक कीटनाशक में तकनीकी रूप से बढ़ावा देने के लिए इसका उदय हुआ था। तो हरित क्रांति के जनक अगर पूछे जाएं तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर काम किया था। उसके बाद भारत में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत किए थे।
भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 66-67 में हुआ था। इससे चावल व गेहूं की उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। अब प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा जाए तो हरित क्रांति से किस में सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया, तो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो देखने को मिला था वो आपका देखने को मिला था खाद्यान्न उत्पादन में। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसमें प्रक्रिया में तेल के बारे में प्रयास किया जाता है। भूरी क्रांति आपको खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोडक्शन को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इंद्रधनुषी क्रांति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय नीति 2020 यानी राष्ट्रीय कृषि नीति कब बनी 2020 में, उसके द्वारा संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए अपनाने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति का आरंभ किया गया था। श्वेत क्रांति, देखिए इंद्रधनुष क्रांति जो है एक स्वास्थ्य से भी संबंधित है। यहाँ पे 7 प्रकार के टीके भी लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कृषि से संबंधित हम पढ़ा रहे हैं, तो ये कृषि से संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भी इंद्रधनुषी क्रांति का उदय हुआ था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित है। भारत में 1970 के दशक में दुग्ध उत्पादन में आमूल परिवर्तन देखने को मिला था, तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, और वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड को उन्होंने वो किया था। नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से संबंधित है। आपको याद कैसे रखना है, नीली यानी जल जो होता है, नीली के कारण पृथ्वी को अधिकता के कारण नीला ग्रह कहा गया है, तो मछली जल में ही रहती हैं, तो इसे आप याद कर सकते हैं। रजत क्रांति, आपका रजत माना होता है चांदी, और ये अंडा और कपास का रंग जो होता है चांदी क्रांति जैसा मतलब चांदी जैसा होता है, तो सुनहरी क्रांति पुष्प उत्पादन में वृद्धि देती है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फिशिकल्चर मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, उद्यान कृषि उद्यानिकी, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फ्रूटिकल्चर फलों की खेती, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, बर्मीकल्चर केचुआ पालन, और मॉडिकल्चर मलबरी की कृषि की जाती है। सिल्वीकल्चर वनों का विकास एवं प्रबंधन, विटिकल्चर अंगूर की खेती, ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती, और मोनोकल्चर एक बार में एक ही फसल की खेती। मैरिनीकल्चर समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन हेतु कृषि। हाइड्रोकल्चर पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि कार्य। एक्वाकल्चर जलीय जीवों व जलीय पौधों की कृषि। हम कृषि तंत्र पर चर्चा करते हैं। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और कृषक होते हैं, श्रमिक होते हैं। जैविक कृषि कैसी होती है? रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खेती को मतलब जैविक खाद को डालना, प्राकृतिक कीटकनाशी का उपयोग करना, यही आपकी जैविक खेती है। और पूर्णतः जैविक खेती करने वाला भारत का जो राज्य बना है वो आपका सिक्किम बना है। आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जा सकता फसलों का। कृषि के 2 प्रकार होते हैं, एक निर्वाह कृषि होती है और एक होती है वाणिज्यिक कृषि। तो निर्वाह माने क्या है कि जीवन निर्वहन होता रहे, खाने पीने की वस्तुएं उगाना, और एक वाणिज्यिक कृषि में जिसमें व्यापार भी किया जा सके। पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र विविध प्रकार के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी जीव अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। सभी जीव अपने वातावरण के साथ साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक। अच्छा, जैविक से आपको याद रखना है कि जीवधन एक अर्थात जिनमें जीवन होगा, जिनमें सांसें होंगी, वो जैविक घटक होंगे। अजैविक घटक से तात्पर्य जिनमें जीवन नहीं होगा। जैविक घटक से तात्पर्य जैसे पेड़ पौधों में जीवन है, जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया था, मनुष्यों में तो जीवन है ही, तो ये जैविक घटक हैं। तो जैविक घटक क्या है? देखिए, सुपोषित घटक, वे सभी जीव इसे बनाते हैं जो साधारण कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त कर जटिल पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं। अर्थात अपने भोजन के लिए स्वयं भोजन का निर्माण जो करते हैं अकार्बनिक पदार्थ से करते हैं। वे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पदार्थों जल, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग में लाकर भोजन बनाते हैं, जिसका उदाहरण हरे पौधे हैं। ये घटक उत्पादक कहलाते हैं। परपोषित अंश होते हैं, जैसे वे सुपोषित अंश द्वारा पैदा किए जाते हैं। भोजन दूसरे जीव द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। ये जीव उपभोक्ता या अपघटनकर्ता कहलाते हैं। कार्यात्मक दृष्टिकोण से जीवी घटकों को क्रम से उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक श्रेणियों में 3 में विभक्त किया गया है। उत्पादक में 4 प्रकार के भी उपभोक्ता होते हैं आपके। तो उत्पादक कौन हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पेड़ पौधों से, मतलब पेड़ पौधे जैसे हरे पौधे, वे प्राथमिक उत्पादक हैं। और
मनुष्य गौड़ उत्पादक है क्योंकि वे पौधों से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण करना। उपभोक्ता आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक प्रकार के उपभोक्ता जिसमें जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियों के रूप में काम लेते हैं, जैसे गाय, बकरी, मनुष्य आदि। ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो सदैव शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधों को खाते हैं। तो पेड़ पौधे जो खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। शाक माने होता है सब्जियां या मतलब पत्तियां, तो वो शाकाहारी हो गई। उसके बाद हैं आपके गौड़ या द्वितीय जो होते हैं उपभोक्ता, उनमें जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे शेर, चीता, मेढक, मनुष्य आदि। तृतीय उपभोक्ता क्या हैं कि इस श्रेणी में वे आते हैं जो मांसाहारी को खा जाते हैं, जैसे सांप मेढक को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है। ठीक है, तो ये तृतीय। कुछ सर्वाहारी होते हैं जो सभी चीज़ें खा लेते हैं। अपघटक क्या है कि इनमें मुख्य रूप से जीवाणु तथा कवकों का समावेश होता है, जो मरे हुए उपभोक्ताओं को साधारण भौतिक तत्वों में विघटित कर देते हैं तथा ये फिर से वायुमंडल में मिल जाते हैं। जैविक या अजैविकी घटक, इनको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है जलवायु तत्व, जैसे सूर्य का प्रकाश, तापक्रम, वर्षा आदि। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि। कार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन इत्यादि। जैव विविधता, अब हम जैव विविधता पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैव विविधता से तात्पर्य क्या है कि आपने भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ा है कि विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता। अर्थात हमारे देश में कई प्रकार के धर्म, जातियाँ और अलग अलग समुदाय, संस्थाएं हैं, तो यही आपकी विविधता है। इसी को हम अगर जैव विविधता में लें तो जैव माने होता है जीवन, अर्थात ऐसी वनस्पतियां, जीव समुदाय, जानवर जिसमें भी जीवन है उनमें अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं वही आपकी जैव विविधता है। उसे बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका बायो और डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ होता है जीवित वस्तुएं, डाइवर्सिटी का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रजातियां, अर्थात जीवों की विभिन्न प्रजातियां जो एक स्थान पर पाए जाने वाले जैव विविधता कहलाती हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1985 में W.G. रॉन्जन ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारत को 10 जैव भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भौगोलिक: ट्रांस हिमालय, मालय क्षेत्र, मरुस्थल, पश्चिमी घाट, अर्धशुष्क क्षेत्र, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गंगा का मैदान, द्वीपीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। जैव विविधता तप्त स्थल को हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो वर्तमान में विश्व में 36 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है, जिसका स्तर विश्व का 2.4% क्षेत्रफल पर है। विश्व में चिन्हित 36 हॉट स्पॉटों में से 4 भारत में हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि विश्व में कितने हॉट स्पॉट स्थल हैं, तो 36 हैं, उसमें से 4 स्थल जो है भारत में हैं। विश्व के कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, जिसमें अटलांटिक का वन, पूर्वी मलेशियाई द्वीप समूह, दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत, मेडागास्कर के द्वीपी समूह, मध्य अमेरिका, कोलंबिया, चोको, मध्य चिली, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा आदि। भारत के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। इसमें इंडो बर्मा क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है और सुंडालैंड है। आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि से तात्पर्य क्या है? ये दलदली स्थान होते हैं। इन्हें पृथ्वी का स्पंज कहा जाता है। ये बाढ़ का पानी अवशोषित करते हैं। इसके अंदर कृषि के लिए दुर्लभ जल व्यवस्था होती है। इसके चारों ओर जैव विविधता पाई जाती है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है, क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप यानी भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। भारत में कुल आर्द्रभूमि की संख्या 2019 से पहले 26 थी, लेकिन अब 27 हो गई है। भारत की पहली और सबसे बड़ी आर्द्रभूमि चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। अब हम भारत की कुछ रामसर स्थलों पर प्रकाश डालते हैं कि रामसर स्थल हैं क्या। सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। इसे 30 जनवरी 2019 को रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन सुंदरबन में स्थित है। यह 24 परगना जिले में स्थित है। यहाँ सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी स्थित है। बेम्बनॉड कोल नमभूमि केरल है। चिल्का लेक उड़ीसा, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है।
केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का पक्षी अभयारण्य नेशनल पार्क है। बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटल झील मणिपुर में है। ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह भारत की एकमात्र तैरती हुई झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामर झील यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। रेणुका वेटलैंड यह हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर स्थित है। लोनार झील यह महाराष्ट्र में है जो इल्कापिंड से बनी है। अब मरुस्थल की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ये प्रदेश स्थल की ओर से आने वाली शुष्क पवनों के प्रभाव में होते हैं। यूएसए का कैलिफोर्निया का मरुस्थल, अफ्रीका का सहारा, अरब, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कालाहारी तथा दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल के उदाहरण हैं। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल जैसे उत्तरी अमेरिका का ग्रेट वैसन, मंगोलिया का गोबी, तुर्किस्तान आदि के मरुस्थल इसी प्रकार के उदाहरण हैं। ठंडे मरुस्थल ये ध्रुवीय प्रदेशों में फैले हैं। ये प्रदेश उच्च वायुदाब के केंद्र हैं। यहाँ से ठंडी और शुष्क पवनें सभी दिशाओं में चलती हैं। अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड ठंडे मरुस्थलों के उदाहरण हैं। लद्दाख भारत का ठंडा मरुस्थल है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, अंटार्कटिका ध्रुवीय मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे बड़ा व ठंडा मरुस्थल है। अंटार्कटिका ध्रुवीय मरुस्थल है। यह विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा व ठंडा मरुस्थल है। यह अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड व रूस तक विस्तृत है। सहारा यह संसार का सबसे गर्म मरुस्थल है जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। कालाहारी बोत्सवाना, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका में। विस्तृत कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल पेरू, चिली के कुछ भागों में है। ये संसार का सबसे सूखा प्रदेश है। आटाकामा मरुस्थल। हेलमंद मरुस्थल ये अफगानिस्तान के दक्षिण में है। सॉल्ट डेजर्ट ईरान के उत्तर में है। कराकुम तथा काला मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल है जिसे रेत काले रंग के हैं। तुर्कमेनिस्तान का 80% भाग मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। ये अरावली पहाड़ी के किनारे फैला हुआ है। यह मरुस्थल बालू के टिक्कों से बना हुआ है तथा एक तरंकित मैदान है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपका सिकोआ का है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह प्राकृतिक आवास में 50 साल तक नहीं देखी जाती। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शांत घाटी केरल में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन संरक्षण दिवस नमभूमि से है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि गुजरात में है। अब रेड डाटा बुक पर चर्चा करते हैं। विश्व संरक्षण संघ, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण के नाम से जाना जाता था, यानी IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी प्रकार के जीवों की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। इसे सन 1948 में प्रकाशित किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसके अनुसार विश्व के सभी भागों में विभिन्न कारणों से जैव विविधता में लगातार कमी आती जा रही है। यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी से महत्वपूर्ण प्रजातियों के विलुप्त हो जाने का खतरा और बढ़ जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए IUCN ने एक रेड डाटा बुक प्रकाशित की जिसे संकटापन्न प्राणी जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा प्रजातियों का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1963 में प्रकाशित की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक कब प्रकाशित की गई, तो 1963 में। 2004 में से संशोधित कर दोबारा जारी किया गया। IUCN के 5 वर्ग हैं। विश्व संरक्षण मॉनिटर केंद्र वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने किया है, जिसमें 60,000 पादप और 2,000 प्राणियों की जाति को खतरे में चिन्हित किया गया है। इन प्राणियों का वर्णन रेड डाटा बुक में किया गया है। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जाति कहा जाता है। IUCN के
3 वर्ग संकटापन्न, सुभद्य और दुर्लभ प्रजातियां हैं। भारत के मुख्य वन्यजीव अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गिरि वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिरि वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा, ये आपका उत्तर प्रदेश में है और ये हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में। समृद्ध जैव विविधता वाला है। राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। शेरों के अलावा यहाँ शाही काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांवर, नीलगाय, भारतीय चिंगारा जैसे कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाली प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी 7,816 मीटर है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व बनता है जिसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ वटन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमीस लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो मणिपुर में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में है। अब अम्ल वर्षा पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसे ताजमहल से जोड़कर बहुत सारे प्रश्न अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की नमी से मिलकर क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रेट एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये एसिड भूमि पर आ जाती है जिससे आँखों तथा त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचता है तथा संगमरमर की इमारतें भी पीली पड़ती हैं जिसे स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे एसिड रेन से सर्वाधिक प्रभावित देश है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है, तो नॉर्वे में ही होती है, ओस्लो में, ठीक है, और अम्ल वर्षा केंद्र भी वहीं है। और क्वेश्चन अपने काफ़ी यूपी की परीक्षाओं में अब तक रिपीट हो चुका है कि ताजमहल क्यों बदरंग हो रहा है, तो इसके लिए यही जिम्मेदार है, यानी अम्ल वर्षा के कारण। नृत्य, अब हम लोक नृत्यों पर चर्चा करते हैं। कुछ ये लोक नृत्य हैं, कुछ शास्त्रीय नृत्य भी होते हैं। तो झूमर आपका राजस्थान का है, ठीक है। झूमर और घूमर में बहुत डिफरेंट है। घूमर राजस्थान का है और झूमर जो है वो आपका गुजरात का है। भांगड़ा पंजाब का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, चोंग नागालैंड का है, ओडिशी जो है उड़ीसा का है, बिहू असम का है, ये 29 दिनों तक चलता है। मुखौटा पर्सनैलिटी यानी ये अरुणाचल प्रदेश का है। कथकली केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। छऊ झारखंड का है, गढ़वाली उत्तराखंड का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ये भी शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का ये भी शास्त्रीय नृत्य है और ये लोक नृत्य है। रामलीला उत्तर प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तर भारत में जितने भी राज्य आते हैं वहाँ कथक शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का है। अब राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं। चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक माने सिंबल्स यानी निशान होते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। इन तीन रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है।
ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। देखिए चौड़ा 2 है और लंबा 3 है। अब प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया जाए कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो लंबाई हमेशा 3 ही रहेगी। अगर आगे लंबाई पूछता है तो 3, अगर पीछे पूछता है तो पीछे 3, बस 2:3 है, यानी चौड़ा 2 है और लंबा 3 है। इस अनुपात में झंडा बनेगा आपका। ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग, बलिदान का, सफ़ेद सत्य का, शांति का, पवित्रता तथा हरा रंग समृद्धि तथा उर्वरता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय गान जो है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। यह गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को श्री कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत गाने का या पढ़ने का जो लगभग समय है वो 52 सेकंड का है। अब राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित है, जो कि उनके रचना आनंद मठ से लिया गया है। और इनका जो राष्ट्रीय गान है ये गीतांजलि से लिया गया था, तो आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम गीत जो है राष्ट्रीय गीत है ये। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। और ये राष्ट्रीय गीत गाने का जो समय है वो 1 मिनट 5 सेकंड होता है, अर्थात 65 सेकंड में ये गाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाया गया था। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं और उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की जीत होती है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया था। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है भारत का? भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जो राष्ट्रीय सेवा में असाधारण उपलब्धि के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इन राष्ट्रीय सेवाओं में विज्ञान, कला, साहित्य क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के क्षेत्र शामिल हैं। इस पुरस्कार के रूप में प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र और तमगा दिया जाता है। इस पुरस्कार में धनराशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय पशु अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। तो मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम पावो क्रेस्टेटस होता है। राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। हिंदू, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कमल की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता है। कमल के फूलों का प्रयोग प्राय पूजा तथा आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और यूनानी औषधियों के रूप में किया जाता है। कमल का जो वानस्पतिक नाम होता है वो नीलम्बियन न्यूशिफेरा होता है। राष्ट्रीय खेल भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है कि जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं घोषित किया गया, लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना गया है। अब राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं। बरगद या वट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। ये एक तरह से दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत में विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद की शाखाएं, तने और जड़ों में छोटे छोटे कई जीव जंतु निवास करते हैं। बरगद का वानस्पतिक नाम फिकस वैंगलेसिस होता है। राष्ट्रीय लिपि भारत की राष्ट्रीय लिपि आधिकारिक लिपि देवनागरी है, जिसका उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ था। भारत की राष्ट्रीय नदी हिंदू व ग्रंथों में गंगा नदी का सबसे पवित्र नदी माना गया है। जैसे गंगा नदी हिमालय की गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ पर इसे भगीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। इसमें आगे चलकर अन्य नदियाँ जैसे अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी, घाघरा आदि मिलती हैं। देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और इसके आगे इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पशु
बाघ है और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? अक्टूबर 2010 में हाथियों को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथियों की घटती आबादी और घटती संख्या के कारण इसके बचाव के लिए ही हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्वांटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटापन्न जंतु है जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया था। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी को अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले संबोधित किया था। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया था, तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त नहीं है और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान भी उपलब्ध नहीं है। अब भारत की राष्ट्रभाषा की चर्चा करें तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की मात्र राजभाषा है, अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख है ही नहीं। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मितई यानी मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को शामिल किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल, जिसका नाम मैमीफेरा इंडिका है, इसे सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है, जिसे आम कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube से जुड़े रहिए। धन्यवाद।